देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फटाफट रिवीजन देख लिया जाए 5 मिनट का। सबसे पहले मैंने स्टार्ट भी किससे किया था? बाबर से, है ना। और फिर किससे किया था नीचे? हुमायूं। तो जब भी बाबर की हम बात करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे क्या, कि बाबर भैया जो पिता थे बाबर के, उनका क्या नाम था? उस्मान शेख मिर्जा। ये इनके पिता थे। क्या थे भैया? पिता। हाँ भैया, नहीं आ रहा? जूम ज्यादा है तो उसको नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। आ रहा है? छोटा कर देंगे, है ना। 2 पार्ट में से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अपने किसको रख लेते हैं भैया? बाबर, और नीचे हुमायूं। जब भी शुरुआत करेंगे तो बाबर को समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। एक हमारा राज है भैया, है ना, ऐसे 3 राजा आ रहे हैं। ये भैया हमारा क्या था? फरगना। ये हमारा भैया ये वाला काबुल। ये हमारा समरकंद। ये जो फरगना राज था, यहां का शासक कौन था? उस्मान शेख मिर्जा। और 1594 में उस्मान शेख मिर्जा की क्या हो जाती है? अरे 1594 लिख दिए, 1494 में इसकी क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। फिर फरगना का जो अगला शासक है बच्चा, कौन बन रहा है? बाबर। अब यहां पे हम उस बाबर की बात करेंगे जिसे मुगल वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? बहादुर। मुगल शब्द का अर्थ क्या होता है? बहादुर। यहां हम बाबर को समझेंगे कि जो बाबर है, इसके पिता का नाम था उस्मान शेख मिर्जा, और यहां समझेंगे इनकी माता का नाम है कुतुलुग निगार खाना। ठीक है, कुतुलुग निगार खाना। जो बाबर है, इसका जन्म कब हो रहा था भैया? बाबर का जन्म होता है 1483। ठीक है, और बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530। ये तो हो गया जन्म, और ये हो गई इसकी मृत्यु। अगर इसको हम समझे तो इससे संबंधित हमारे 4 युद्ध हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारा 1526 का भैया पानीपत का प्रथम युद्ध, तो दूसरा था हमारा 1527 का खानवा का युद्ध, और तीसरा था हमारा 1528 में चंदेरी का युद्ध। तो 1529 में हमारा था घग्गर का युद्ध। इन तीनों में मुगल की तरफ से भैया कौन है? चारों में सॉरी बाबर, 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 बाबर और बाबर। यहां पे जो पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। तो वहीं 1527 में खानवा के युद्ध बाबर किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? राणा सांगा। तो वहीं 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर किसके अगेंस्ट लड़ रहा था भैया? मेदिनी रॉय के बीच। तो वहीं 1529 में घग्गर का जो युद्ध है, यह बाबर किसके साथ लड़ रहा था भैया? महमूद लोधी। अगर समझे तो इस युद्ध से संबंधित क्वेश्चन यहां पे हमने देखा था, जो आपका बाबर था उसकी सेना कितने की थी? 12,000। इब्राहिम लोधी की सेना 1 लाख की सेना। फिर भी भैया कौन जीत रहा है? बाबर की सेना जीत रही। ऐसा बाबर की सेना में खास क्या था? तो यहां पे आप समझेंगे
दो पद्धति, क्या भैया? दो पद्धति है। एक आपकी है तुलग्मा पद्धति, तो दूसरी है उस्मानी पद्धति। तुगलमा जो पद्धति थी ये भैया किसको सजाने की विधि थी? सेना को सजाने की। वही उस्मानी पद्धति तोपों को सजाने की। हमेशा याद रखना तुगलमा पद्धति में जैसे कितने सैनिक थे? 12,000। तो पहले, फिर सेकेंड लेयर सैनिकों की, तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। जो पहली लेयर होती थी उसको हम क्या कहते थे भैया? अग्र सेना। जो ये सेना थी इसे भैया क्या बोलते थे? मध्य सेना। तो ये कौन सी होती थी? संरक्षित सेना। ये भैया कौन सी सेना होती थी? उग्र सेना। पहले जो सेना, जैसे कि इब्राहिम लोधी की सेना आई 1 लाख की, 1 लाख सेना एक साथ लड़ने पहुंच गई, लेकिन बाबर की सेना से सिर्फ और सिर्फ कितने सैनिक जा रहे हैं? 5,000 सैनिक लड़ने जा रहे हैं, जो कि अग्र सेना के भाग हैं। ये जाते हैं और लड़ते हैं। मध्य सेना में 4,000 सैनिक किस लिए होते हैं? बैकअप देने के लिए। अगर अग्र सेना कमजोर पड़ रही है तो मध्य सेना पीछे से जाकर के बैकअप देगी जाकर के, और इससे फायदा ये मिलेगा, ये तो आराम करते रहते हैं, वो 1 लाख सेना एक साथ खड़ी है और लड़ रही है और थक रही है। फिर यहां पे होती है संरक्षित सेना, जिसमें आपका 3,000 सैनिक होते हैं। इनका काम होता है कि अगर अग्र और मध्य दोनों सेना खत्म हो चुकी है तो यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ अटैक किस पे करते हैं? सामने वाली सेना के प्रमुख या फिर राजा या फिर सेनापति पे, क्योंकि इन्हें पता है अब हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, इसलिए ये टारगेट रख लेते हैं सामने वाले जो सेना का प्रमुख प्रधान है उसे मार के गिरा दो। मान लो अग्र सेना भी खत्म, मध्य सेना भी खत्म और संरक्षित सेना भी, टारगेट जो उसका था सामने वाले सेना के प्रमुख को मार गिराने का वो भी नहीं हो पाया और ये सेना भी खत्म हो गई। तो पीछे खड़ी रहती थी उग्र सेना, जिसमें 200 से 300 सैनिक होते थे। इनका काम होता था कि जो हमारी सेना का प्रमुख है उसे हमें कैसे भी करके वहां से बचाकर बाहर निकालना है, सेफली एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाना है। तो लगमा पद्धति यही थी सेना की सजावट। तो वही उस्मानी पद्धति क्या थी भैया? तोपों की सजावट। अब इनके पास 2 व्यक्ति थे। इनके पास क्या थे? 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम था उस्ताद अली कुली। क्या नाम था? तो दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? उस्ताद मुस्तफा। ये जो उस्ताद अली था ये किसका प्रमुख था भैया? ये तोपची था। तोपची, हाँ, तोपची प्रधान था। उस्ताद मुस्तफा, है ना, बंदूकधारी जो सेना थी उनका धारियों का प्रमुख था। और यहीं से इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर क्या कर रहा है? दिल्ली पर कब्जा करके मुगल वंश की स्थापना कर रहा है 1526 में। और अपनी उदारता के कारण लोग जो है यहां पे इसको एक उपाधि दे रहे हैं, कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि भैया? याद रखिएगा, जो कलंदर की उपाधि है ये किसे दी गई है? बाबर को। अगला युद्ध होता है खानवा का, बाबर वर्सेस राणा सांगा। यहां पे आप देखोगे कि राणा सांगा एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक आंख नहीं है, जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है, फिर भी वो वीरता से लड़ रहा है। शरीर में 80 से ज्यादा घाव है। अब यहां पे आप देखोगे बाबर और राणा सांगा की लड़ाई होती है। क्या इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु होगी? यहां पे ये घायल हो जाते हैं बस। और यहां पे एक नारा दिया जाता है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, जिहाद का नारा। प्रथम बार दिया जाता है। हाँ भैया, कैसे बार? हाँ, क्या भैया? क्या समझे? हाँ बेटा, जिहाद बोलते हैं, इंग्लिश को जिहाद बोलते हैं। जिहाद मतलब होता है धर्म के लिए युद्ध।
आप अपने धर्म के लिए क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। वही हमारा जिहाद का नारा हो गया। फिर अगर आगे हम समझे, क्योंकि यहां पे देखा कि बाबर अपना एक युद्ध लड़के आया है जिसपे उसकी कम सेना ने एक बड़ी सेना का सामना किया है। अब उसकी सेना थक चुकी थी, इसलिए वापस अपनी सेना को एक बार फिर से युद्ध की भूमि में ले जाने के लिए वो किसका सहारा ले रहा है? धर्म का सहारा ले रहा है, जिहाद का नारा देते हुए। अब यहां पे आप देखोगे ये युद्ध होता है और अगला युद्ध जो है वो करेगा राणा सांगा के ही खास मित्र किसके साथ? मैदिनी रॉय के साथ। यहां पे भी किसका नारा देता है भैया? जिहाद का नारा। यहां पे आप देखोगे मैदिनी रॉय की दो बेटियों को, ये जो बाबर है ये अपने बेटे कमरान व हुमायूं को दे देता है। फिर होता है घग्घर का युद्ध। कौन सा भैया? जो हो रहा है 1529 में। इस युद्ध की खासियत ये थी कि ये जल व थल दोनों सेनाओं के माध्यम से हुआ था। दोनों सेनाओं के माध्यम से हुआ। फिर ये जो राणा सांगा है, जैसा कि पीछे आते हैं तो 1527 में राणा सांगा को देख रहे हैं। जब ये बाबर की और मैदिनी रॉय की लड़ाई होती है तो राणा सांगा यहां से जब हेल्प करने निकलता है तो राणा सांगा के जो साथी हैं वो ये नहीं चाहते कि आगे बाबर से लड़ाई करे जा करके। तो यहां पे ये रास्ते में ही राणा सांगा को क्या दे देते हैं? जहर दे देते हैं। 30 जनवरी 28 अगले ही वर्ष। हाँ, क्योंकि यहां पे तो युद्ध होने आ रहा है। बस बाबर कितना है इतना ही है, कॉन्सेप्टली समझो तो। और उसके बाद जो बाबर है इसकी मृत्यु भैया कब हो रही है? 26 दिसंबर 1530 दिसंबर 26। और अब आप देखोगे इस दिन इसकी मृत्यु हो रही है ना। अब 4 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 को अगला शासक कौन बन जाएगा? हुमायूं अगला शासक बन गया। अब हम यहां पे समझते हैं किसको? हुमायूं को। हुमायूं के अगर पिता को समझोगे तो हुमायूं का पिता कौन था भैया? बाबर। इसकी माता कौन थी? महम बेगम। कौन थी भैया? महम बेगम। जो हुमायूं है, हुमायूं का जन्म कौन से वर्ष हुआ था भैया? 1508 में। और जो मृत्यु है हुमायूं की ये कौन से वर्ष हो रही भैया? 1555 में। इसकी 55 के आखिरी में हो रही भैया। 55 क्या हो रही है? आखिरी के लमसम। नहीं 56 में ही होगी। 55 में तो आता है 55 से 56, 1556। और फिर यही के बाद ही तो काला नौर के पंजाब में आप देखोगे अकबर का राज्याभिषेक होगा। 1508 में भैया क्या हुआ? हुमायूं का जन्म हुआ। तो 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनसे संबंधित हम युद्धों को समझें तो हमारे कुछ युद्ध हैं, जैसे कि 1500, फिर 1500, फिर 1532, फिर 1535, 1538 है ना। फिर 1539, 1540 है ना। फिर 1555 और 1555। हाँ, 2 हुए थे। 1531 में आप देखोगे कि ये कहां पे अटैक करते हैं? कलिंजर पे। फिर 1532 में आप देखोगे, यार इन युद्ध को ऐसे ही लिख लेते हैं ना, एक साथ लिख लेते हैं, वो सीरीज में आ जाएंगे ना। ये ऊपर नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं। 1500 भैया 1531, फिर 1532, फिर 1555,
32, फिर 1535, फिर 1538, फिर 1539, फिर 1540, फिर 1541 में भी कुछ खास हो रहा है, फिर ना 1500 बताते हैं 42, फिर 1555, फिर 1556। यहां पे आप देखोगे जो हुमायूं है ये किससे लड़ रहा है भाई, कहां पे अटैक कर रहा है, कलिंजर पर। हाँ प्रतापरुद्रदेव, बस इतना याद कर लो, कलिंजर पर हाँ हमला। फिर उसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, दोहरिया का युद्ध। फिर 1532 में चुनार पर घेरा डाला। क्या डाला, घेरा। फिर 1535 में आप देखोगे किससे लड़ाई होती है, बहादुर शाह। यहां पे भैया याद रखना, बहुत कहानी ट्विस्ट में आएगी कि जो बहादुर शाह है यहीं पे बहादुर शाह से लड़ने क्यों गया था ये हुमायूं। मुंह बोली बहन कौन थी, हाँ यहां पे भैया जो आप किसको देखे हो, राणा सांगा, इनको तो इन्हीं के साथियों ने मार दिया था। अब यहां पे जो राणा सांगा है, हमने जैसा कि देखा था कि हुमायूं का जन्म भैया कब हो रहा है, 1508 में, यानी कि जो 1526 से युद्ध स्टार्ट हो रहे हैं इसमें इसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी, 18 साल हो चुकी थी, और साथ में ये युद्ध करने में लगा हुआ था। तो जब यहां पे बाबर लड़ाई करता है किसके साथ, खानवा का युद्ध करता है राणा सांगा के साथ, तो हुमायूं राणा सांगा से बड़ा प्रभावित होता है कि एक व्यक्ति जिसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं है, इतनी वीरता के साथ कैसे लड़ सकता है। तो अब यहां पे क्या होता है कि जब राणा सांगा की हत्या उसी के साथियों के द्वारा की कर दी जाती है, तो हुमायूं जाता है और महारानी किससे मिलता है जाकर के, कर्णवती से, और बोलता है कि आप मेरी बहन समान हो, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो एक आवाज दे देना, हुमायूं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। अब यहां पे होता ये 1534 के लमसम की कहानी है कि महारानी जो कर्णवती है, जो कि राणा सांगा की वाइफ है, उनकी लड़ाई किसके साथ हो गई, बहादुर शाह के साथ। तभी ये महारानी कर्णवती क्या करेंगी, एक पत्र लिखेंगी, किसको भैया, हुमायूं को, और राखी भेजेंगी कि भाई हमारी मदद करवा करके। तो यहां पे अपनी सेना तैयार करने लगता है। वहां पे बहादुर शाह को सूचना मिल जाती है कि महारानी कर्णवती ने मदद किससे मांगी है, हुमायूं से मदद मांगी है। तुरंत यहां से बहादुर शाह एक पत्र लिख देगा किसको, हुमायूं को, आप बीच में मत आइएगा क्योंकि ये युद्ध जो है जिहाद के लिए हो रहा है, और अगर आप बीच में आए तो हम ये मानेंगे कि आप जिहाद के खिलाफ हैं। अब हुमायूं धर्म के चक्रव्यूह में फंस चुका था, हुमायूं धर्म के चक्रव्यूह में फंस चुका था, तो वहां पे वो मदद के लिए नहीं गया, लेकिन उसने पत्र लिखा ये महारानी कर्णवती को कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तो मैं आपकी मदद के लिए नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन साल नहीं बीतेगा मैं बहादुर शाह को क्या कर दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा। और उसी के चलते 1535 में बहादुर शाह का युद्ध किससे होता है भैया, बहादुर शाह पर अटैक कौन करता है, हुमायूं। ये जो बहादुर शाह होता है गुजरात वाले एरिया में होता है, और ये जाता है, खैर वहां पे इसको मार नहीं पाता है, यही क्या करता है, भाग जाता है, और वहां पे लेकिन ये कब्जा कर लेता है, हाँ हुमायूं कब्जा कर लेता है, लेकिन फिर आता है 1 साल बाद वो अपनी जगह को पा लेता है वापस बहादुर शाह। अब आता है 1538। 1538 में है ना शेर शाह सूरी पर ये अटैक करता है और चुनारगढ़ का किले पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ये चुनार भैया पड़ता है जाकर के आपका, जब यहां से जाओगे तो बनारस के आगे चुनार,
अच्छा। हाँ। उसने बिहार में कब्जा किया था क्या इसी टाइम पे? किस पे? इसने सब बिहार पर कब्जा किया था। अभी जाएगा इसके बाद। नहीं, शेरशाह सूरी का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पे अलग है, क्योंकि जब ये भागा था अपने घर से, ये रहने वाला जौनपुर का था, है ना, ये लमसम 1509 में घर से भाग जाता है, 9 से 17। फिर उसके बाद जब घर से भागता है तो बिहार का एक सूबेदार है ना, उसके यहां रहता है जाकर के। ठीक है, ये चीज है। अब आप यहां पे देखोगे बहार खान लोहानी नाम होता है। क्या नाम होता है? बहार खान लोहानी, जिसके यहां ये रहेंगे जाकर के। अब 1538 में क्या होता है, शेरशाह सूरी पर ये अटैक करता है और उससे बिहार क्या कर लेगा? छीन लेगा। और बिहार छीन करके ये आगे कहां बढ़ जाता है? बंगाल की तरफ। हाँ, फिर जब वापस आ रहा होता है तभी ये घात लगाए बैठा होता है रास्ते में। तो जैसे ही वापस लौटता है 1539 में, यहां पे एक लड़ाई होती है जिसे हम कौन सी लड़ाई बोलते हैं? चौसा का युद्ध। क्वेश्चन आ जाता है, चौसा का जो युद्ध है ये किसके किसके मध्य हुआ था भैया? शेरशाह सूरी और हुमायूं। यहां पे जीत कौन रहा है? शेरशाह। यहीं पे कहानी होती है किसकी भैया? निजाम की। जब शेरशाह सूरी और हुमायूं लड़ते हैं तो चौसा का युद्ध में एक कहानी होती है जिसमें आपका हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और इस घायल हुमायूं को बचाता कौन है? एक नाविक है जिसका नाम निजाम है, और ये व्यापार किस चीज का करता है? चमड़े का। जब इसने किसकी जान बचाई? हुमायूं की। हुमायूं ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने मुगल बादशाह की जान बचाई है। तो यहां पे वो कहता है मुझे एक दिन के लिए मुगल बादशाह बना दो। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने सोचा खजाना आज रात को खाली कर देगा ये। जब अगली सुबह हुई तो हुमायूं ने सबसे पहले पूछा बच्चा कि नहीं कुछ खजाने में? उन्होंने कहा महाराज सब कुछ बचा है, बस एक चीज हुई है। क्या हुई है? कि निजाम ने चमड़े की मुद्राएं चलवा दी हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह ने चमड़ा की मुद्रा चलवाई थी, तो वो कौन था? निजाम। एक दिन के लिए बना था सिर्फ। ठीक है, वो भी क्यों बना था? क्योंकि चौसा के युद्ध में घायल हुमायूं की जान इसी व्यापारी निजाम ने बचाई थी। ठीक है, अब कहानी पड़ती है 1540। हाँ ना, क्या भैया? चौसा, हाँ हाँ। कौन सा भैया? गंगा नदी में कूदा हुआ आगरा में? गंगा कहाँ है? यमुना बोलते फिर भी ठीक था। हाँ, अब उसके बाद आते हैं किस पे? 1540 में। जो 1540 है उस पे क्या आगरा लिखा है? क्या उस पे आगरा लिखा है जो तुम पढ़ रहे हो? तो आगरा कौन से हिसाब से? आगरा थोड़ी बंगाल में जगह है ये। हाँ, हम वही सोच रहे हैं कि जब ये गंगा और कर्नासा नदी है तो ये कौन से हिसाब से आगरा आ रहा है? ये भैया बिहार में ही जगह है। हाँ हाँ, बिहार में जगह है चौसा यार। फिर उसके बाद 1540 में होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? इसको बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और यहीं पे फाइनली शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है और हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। और ये सिंध, ईरान, अमरकोट जैसे जगहों पे शरण लिया करता है और 15 वर्ष तक ये ऐसे ही इधर उधर भाग रहा है। अब 1541 में आपने क्या देखा था? शादी। किससे? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम कौन थी? आप समझो भाई, अगर आप देखोगे तो
बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के कितने बेटे थे? 4। सबसे बड़ा हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और फिर हिंदाल, है ना। तो यहां पे कौन भैया? ये हिंदाल। हिंदाल कौन? हिंदाल के गुरु होते हैं मीर अली अकबर। मीर अली अकबर जो है, हाँ अकबर, हाँ यही नाम निकल के आया है, नाना के ऊपर नाम लगता है इनका अकबर का, मीर अली अकबर। यहां पे आप देखोगे कि जो मीर अली अकबर है ये क्या है भैया? ये गुरु है किसके? हिंदाल के। ये हुमायूं का भाई है हिंदाल। तो ये जाता है और मीर अली अकबर के यहां शरण लेता है। तो यहां पे मीर अली अकबर की बेटी है जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। यहीं पे इनसे प्यार हो जाता है और यहीं पे इनसे शादी हो जाती है। अब आप देखोगे 1541 में यहां पे प्यार और शादी 2 कहानियां हो रही हैं। अब अगला ईयर ये देखो, यहां पे क्या लिखो? प्यार और शादी। अब चाहे शादी हुई हो पहले फिर प्यार हुआ हो, चाहे प्यार हुआ हो चाहे फिर शादी हुई हो, हमें नहीं पता। प्यार और शादी इतना तो कंफर्म था। जिसके तत्पश्चात 1542 में एक पुत्र का जन्म होता है। 1500 है ना। यहां पे पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है अकबर। अब इनका जो जन्म है ये हिंदू शासक अमरकोट के राजा वीरशाल के यहां हो रहा है। ठीक है। यहां पे अकबर का जो जन्म है वो होता है कब बेटा? कहां पे? अमरकोट के राजा, कोट के शासक वीरशाल के यहां। ठीक है। जो वीरशाल है ये कहां के शासक है भैया? अमरकोट। तो राजस्थान है भैया ये। कैसा? राजस्थान, पठानकोट है वो। अब यहां पे देख रहे हो कि किस तरह भैया 1540 में ये भाग गया है भैया, और 15 साल तक इतना डिटरमाइन रहता है, इतना दृढ़ संकल्प है इसके अंदर कि 15 साल बाद वापस आता है और दिल्ली पर वापस कब्जा करता है। अब दिल्ली पर वापस कब्जा करने के लिए ये 2 युद्ध कर रहा है। पहला युद्ध इसका होता है कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। फिर होता है सरहिंद का युद्ध, ये तत्तार के साथ। तो ये सिकंदर सूरी, इसको नहीं याद करना। अब मच्छीवाड़ा के युद्ध के साथ ये कब्जा कर लेता है पंजाब में भैया, और सरहिंद के युद्ध के साथ ये कब्जा कर लेता है दिल्ली पे। और फाइनली 1556 में इनकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, जिस पर एक लेखक है लैम्पुल, वो कहते हैं इनका जीवन पूरा, अपने पूरे जीवन में क्या रहे? इधर से उधर लुढ़कते रहे, लुढ़कते लड़खड़ाते रहे, और इनकी मृत्यु भी लुढ़कते और लड़खड़ाते हुए हुई। अब यहां पे एंट्री किसकी होगी? अकबर की। किसकी भैया? अकबर की हमारे एंट्री अब होने वाली है। अच्छा, अकबर की यहां पे बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है। यहां क्या चल रही है? बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही, तगड़ी कॉन्स्पिरेसी है यहां पे। हाँ, 1555 में हुआ था। कब हुआ था? हमने अरे 56 लिखा है, 55 है भैया। हाँ, 56 में तो मृत्यु हुई है, 1555 हुआ है। कब हुआ है? 55 में। हाँ भैया। हाँ, हाँ, कहाँ का था मीर अली अकबर?
कौन बेटा गया? ईरान में सर ये कहाँ किसके यहाँ गया था? हुमायूं ईरान गया था ना? हाँ वहाँ कहाँ गया था ईरान? देख किसकी बात कर रहा है? ईरान